चलो, उसके कुछ सिमरन की दिक्कत आ रही है नेटवर्क में, हमको क्लास स्टार्ट कर देंगे। मेल ऑडिबल हूँ, समझ में आ रही है आज? यस सर। तो कल हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटी मैनेजमेंट की, जिसमें हमने मेजरली ISA 220 के बारे में पढ़ा है। और जो ISA 220 कह रहा है कि भाई आपको क्या बनाना पड़ेगा। आपको आपकी ISA 220 कहता है कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, है ना। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये रीजनेबल अश्योरेंस देता हो कि भाई आपने जो ऑडिट करी है वो एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स करी है। ठीक है, और ये अश्योरेंस देता हो कि भाई जो भी आप रिपोर्ट इश्यू करोगे वो रीजनेबल होगी सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, ये बात ISA 220 हमारा कह रहा है ना भाई? समझ में आ गया था, ये कल पढ़ लिया था, हाँ है ना। यस सर। उसके अलावा ISA 220 कहता है कि भाई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। ठीक है, रिलेटिंग टू ये सब चीजें है ना, लीडरशिप क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के, आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है कंटिन्यूस को लेकर के, एंगेजमेंट रिसोर्सेज को लेकर के, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के, मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन को लेकर के, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग दी एंड अचीविंग दी क्वालिटी डॉक्यूमेंट, इन सब चीजों को लेकर के आपके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आपको जो है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये कल हमारा हो गया था एंगेजमेंट रिसोर्सेज के बारे में। हम यहाँ पे पढ़ चुके थे कि भाई एंगेजमेंट रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ISA 220 क्या कह रहा है ना। अब हम लोग आ गए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के। तो आपको जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के भी बनाने हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें आती है, देखो आपके पास जो पॉलिसीज या प्रोसीजर होने चाहिए वो परफॉर्मेंस में इन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस में चार, सॉरी तीन चीजें आती है। एक आता है आप जो अपनी टीम होगी ना उनको डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, तीन चीजें आएंगी बेटा, है ना भाई? समझ में आ गई बात यहां तक? यस सर। तो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू को लेकर के, अब ये डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब है कि आप अपनी टीम को ये बताएं कि भाई उनकी जिम्मेदारियां क्या है ना। डायरेक्शन का मतलब जब आप उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझाएं, कंट्रीब्यूट टू द मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, बाय इन्फॉर्मिंग देम, उनको इन्फॉर्म करेंगे भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग टू द मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। आपको अपने टीम के मेंबर को ही बताना पड़ेगा, भैया देखो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, आपका कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी अचीव करने में। हम एक जने से क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते। एक जना अच्छा काम कर रहा है, क्रिकेट टीम होती है, एक प्लेयर अच्छा खेल लिया तो टीम मैच जीत जाओगे क्या? नहीं जीतोगे ना, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। हर कोई अपना जब पूरा कंट्रीब्यूट करेगा तभी तो हम लोग जीतेंगे मैच, यस और नो, है ना। और ये चीज उनको पता होनी चाहिए टीम मेंबर्स को कि भाई हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है ना, हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो सबको ये समझ में आना चाहिए हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप ये अपनी टीम में रियलाइज कराओगे कि भाई कोई लेस इंपॉर्टेंट है, कोई मोर इंपॉर्टेंट है, तो वो जो पर्सन लेस इंपॉर्टेंट है ना वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। वो समझेगा कि भैया जब मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है तो तुम जानो, मेरे को तो जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा, बाकी क्वालिटी की जिम्मेदारी आपकी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना भाई? ऐसा होगा, यस और नो? यस सर। तो इसलिए डायरेक्शन देने का मतलब ये है कि आप अपने टीम मेंबर्स को उनकी जिम्मेदारी स्पेसिफिकली, कि भाई आप हर सदस्य का अपना मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन है, क्वालिटी के अचीवमेंट में कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चनिंग माइंड मतलब प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म अप्लाई करने में की जिम्मेदारी सभी की है, एक व्यक्ति की नहीं है। एंगेजमेंट पार्टनर ने को दे दिया आपने जिम्मेदारी कि भैया तेरे को प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म, तो बाकी कर ही नहीं रहे। तो आपको अपने टीम मेंबर को भी ये बताना पड़ेगा भैया ये सभी की जिम्मेदारी है कि आप प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म जो है वो मेंटेन रखेंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी के बारे में भी आपको सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। अब हर मेंबर को कुछ ना कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, तो कौन क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? जो ज्यादा एक्सपीरियंस टीम मेंबर है उनका, उनको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देनी होती है ना। टीम मेंबर में कुछ एक्सपीरियंस लोग ज्यादा होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद का काम करने तक नहीं है, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ जो जूनियर्स काम कर रहे हैं उनका काम भी सुपरवाइज और रिव्यू करने में भी है ना।
जब आप एक टीम का पार्ट बनोगे ना, तो आप ये समझोगे कि हमसे कुछ लोग जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस जो हमारी टीम में काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी आपके काम तक हो सकती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर होते हैं ना, उनकी एक जिम्मेदारी एडिशनल उनको दी जाती है कि भैया जो आपके साथ जूनियर्स काम कर रहे हैं उनको उनके काम को सुपरवाइज करना कि भाई वो गलत काम नहीं कर रहे, उन्होंने जो काम किया उसको रिव्यू करने का। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो ये बातें टीम मेंबर्स को सपने में नहीं आएगी, आपको उनको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, है ना। अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, जो भी काम हम लोग करने वाले हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो सबको समझाना पड़ेगा। एड्रेस थ्रेट टू द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी, अगर ये भी सबको समझाना पड़ेगा भैया ये सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि अगर कोई थ्रेट आपकी क्वालिटी अचीवमेंट को लेकर के तो उसको एड्रेस आपको करना है। तो ये चीज हो गई सबसे पहले तो डायरेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब है डायरेक्शन देना, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब ये है कि टीम मेंबर्स को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना, जो जिम्मेदारियां हमने नीचे लिस्ट डाउन करी हैं, ये वो जिम्मेदारियां हैं। अब आप इन सब के बारे में अपनी टीम मेंबर से डिस्कशन करिए, है ना। अब ये एक ऐसी लिस्ट नहीं है जिसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, उसके बाहर भी अगर आपको लग रहा है कोई और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को कम्युनिकेट करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है सुपरविजन। अब जब आपने अपनी टीम मेंबर्स को डायरेक्शन दे दिए कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वो उनका काम करेंगे, लेकिन उनके काम को करने के बाद में या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वर्क आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते हो ना। आपको उनका उनके ऊपर एक सुपरविजन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वो क्या काम कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क इज अचीव एंड एडिक्वेट ऑनगोइंग रिसोर्सेज आर असाइन। तो आपको प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, देखना है कि भाई जैसे हम लोगों ने अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट किया था, क्या वो उसके हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजन से नहीं कर पा रहे, क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हमने दिए हैं इस ऑडिट को, क्या वो रिसोर्सेज एडिक्वेट है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कम रिसोर्सेज लगा दिए। ये चीज आपको ट्रैक डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये सुपरविजन का पार्ट हो गया। जब आपने एक बार जिम्मेदारियां समझा दी अपने जूनियर्स को, अब वो काम क्या कर रहे हैं उसको ट्रैक करना, इट इज कॉल्ड एज सुपरविजन। क्लियर है भाई? नहीं समझ में आ रही बात यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, उसके अलावा अगर कोई इश्यू अराइज हो जाता है भाई, अब जब काम करना चालू कर दिया कोई इश्यू अराइज हो गया उसको एड्रेस करना, उसमें अगर आपको अपनी प्लान्ड अप्रोच को मॉडिफाई करना पड़ रहा है वो चीज हो गई। आइडेंटिफाइंग मैटर्स फॉर कंसल्टेशन, ठीक है, कुछ मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर कंसल्ट करने की जरूरत पड़े तो वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे मैटर्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग कोचिंग टू हेल्प डेवलप स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। तो अगर आपके टीम मेंबर्स में को कोचिंग आपको प्रोवाइड करना है कि भाई देखो ये स्किल या ये कॉम्पिटेंसी हम लोगों के पास होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, तो वो कोचिंग उनको प्रोवाइड करना। और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे कोई भी मेंबर बिना किसी डर के आपके सामने कंसर्न अपना लेकर के आ सके कि सर देखो मेरे को ये दिक्कत आ रही है काम करने में, या हमें ये चीज मिली है इसका क्या करना है। तो एक एनवायरनमेंट डेवलप करना, ये सब काम आपके सुपरविजन के अंदर आते हैं। आगे बेटा समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नाउ देव डिस्कस्ड अ सर्टेन एग्जांपल, द ऑडिट ऑफ फास्ट कार्स कंपनीज करंटली टेकिंग प्लेस। एक कोई कंपनी है जिसकी ऑडिट चल रही है, ऑडिट टीम में सुपरवाइजर है, दो उनके जूनियर हैं। एक ऑडिट जूनियर है, उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है फर्म को, उसको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी वजह से ऑडिट जो सुपरवाइज कर रहा है उसे उसे काम के टाइम पे कोचिंग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो भाई अभी नया नया है, उसको क्या पता क्या करना है। आपने उसको उसकी जिम्मेदारी बता दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाएगा कैसे, उसके लिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वो ऑनगोइंग काम करते करते, है ना। आपके ऑडिट में जो इंटर्नशिप होती है वो इंटर्नशिप कैसी होती है, वो ऐसा थोड़ा है कि आपको बाहर बिठा के क्लास में बिठा के सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। वहां पे आपको क्लाइंट के साथ में काम करना पड़ता है। तो क्लाइंट के साथ में आप जब काम करते हो तो वहां अपने सीनियर्स को देख के काम करते हुए सीखते हो कि अच्छा काम कैसे करना। तो जब आपके जूनियर्स काम कर रहे होंगे तो उनको ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा, यही इन लोगों ने यहाँ पे बोला है। Therefore, the providing on job coaching including explaining the objective and purpose of the procedure। तो उन इसका मतलब ये है कि जब आप अपने जूनियर को समझा रहे हो ना कि भाई क्या काम है, देखो तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये प्रोसीजर हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है।
एक तो उसको प्रोसीजर समझाना और उसको ऑब्जेक्टिव बताना कि हम ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शनल टेस्टिंग व्हेन टेस्टिंग स्पेसिफिक assertion. The supervisor is also available for question from both audit juniors. Due to the client the staff not being available, there have been difficulties obtaining audit evidence and the audit work is behind schedule. अब इन्होंने एक सिचुएशन बताई कि क्लाइंट का स्टाफ अवेलेबल नहीं था, इसलिए ऑडिट जूनियर्स को ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने में डिफिकल्टी आई है और आपका ऑडिट का जो काम है वो शेड्यूल से पीछे हो गया है। ठीक है, जो काम इस हफ्ते हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो ऑडिट सुपरवाइजर बिलीव इट टू बी डिफिकल्ट। अब ऑडिट सुपरवाइजर लग रहा है कि भाई ये मुश्किल है, एंड देयरफॉर एग्री टू। तो इसके बाद जब उसे ये सिचुएशन, दिस इज द पर्टिकुलर सिचुएशन एक ऑडिट सुपरवाइजर को आई, तो क्या करना बनता है, क्या जिम्मेदारी है, एडिशनल रिसोर्सेज देना ताकि हम हमारे काम को समय से कंप्लीट कर सकें। यही मतलब है भाई यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि ऑडिट के ड्यूरिंग ड्यूरेशन में आइडेंटिफाई हुआ कि भाई रिसीवेबल्स की ऑडिट की जा रही थी, जो कि एक ऑडिट जूनियर को दी थी, उसको बोला था भाई ये रिसीवेबल्स को ऑडिट करो। ठीक है, लेकिन इन ड्यूरिंग दी ऑडिट ऑफ द रिसीवेबल्स हमारे सुपरवाइजर को लगा कि भाई ये रिसीवेबल्स में एक्चुअली जो हमने एंटिसिपेट किया उससे ज्यादा का रिस्क है। ठीक है, तो अब हमने वो काम जूनियर से ले लिया। दिस इज सुपरविजन, कि भाई हमें लगा कि भाई नहीं, यहाँ पे इसको ये जूनियर बेचारा नहीं कर पाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है जितना एंटिसिपेट किया था, तो वहां पर एडिशनल सुपरविजन के साथ उस काम को रीअसाइन किया गया है ना। ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन को आप तब वो काम दोगे। ये सब काम हमारा सुपरविजन में आ जाता है। क्लियर है, समझ में आया बेटा यहाँ पे? यस सर। नेक्स्ट आपका रिव्यू आ जाता है। रिव्यू का मतलब, अब जब आपके टीम मेंबर्स वो काम कर चुके हैं तो उनके काम को देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो काम किया है क्या वो काम उन्होंने एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डेंस में किया है या नहीं किया, है ना। काम करने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, क्या काम करने से पहले अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई थी, है ना। कई जूनियर हो जाते हैं बहुत ओवर स्मार्ट, उनको लगता है कि भाई हम हो गए, अभी एसीसी की डिग्री आ गई है, सीए की डिग्री हमारे पास आ गई, अभी हम दुनिया जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जब आप काम करने प्रैक्टिकली जाते हो और आप ये सोचते हो कि बिना कंसल्टेशन के मैं काम कर लूंगा, सीनियर से पूछूंगा नहीं, ठीक है, तो 50 ऐसी गलतियां करोगे जिसके बारे में आपने अपनी पूरी पढ़ाई में कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए जब भी आप काम करेंगे तो एज अ सीनियर उसको ये देखना है कि अगर मेरे जूनियर ने काम कंप्लीट कर लिया, मेरे टीम मेंबर ने काम कर लिया, तो काम करने से पहले अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन उसने ली थी क्या, ये देखना पड़ेगा। नहीं लिए तो फिर देखो उसके काम में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो वर्क काम जो किया गया है क्या वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोसीजर से किया, क्या टीम मेंबर्स ने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन जहां लेना चाहिए था वहां लिया, जो काम उन्होंने किया है क्या जो कंक्लूजन रीच कर रहे हैं उसको सपोर्ट करता है नहीं करता, क्या जो एविडेंस ऑब्टेन करे गए वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या हमने हमारे एंगेजमेंट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया, ये काम हमारा रिव्यू के अंदर आ जाता है। दीज आर दी वर्क्स विच वी बेसिकली परफॉर्म अंडर द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। आईएसए 220 एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर एक जिम्मेदारी और डालता है कि भैया आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करेंगे एट अप्रोप्रिएट पॉइंट, सिर्फ लास्ट में नहीं, जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगी प्रोग्रेस करेगी उस टाइम पे अपने टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उन्होंने क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया उसको रिव्यू किया जाएगा। ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर्स का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और जो भी मैटर्स रिलेवेंट रखते हैं हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेवेंट है वो सारे मैटर्स डॉक्यूमेंट किए गए नहीं किए गए, ये चीज का ध्यान हमारा एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू के ड्यूरेशन रिव्यू करते वक्त रखेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। अब हमारा आईएसए 220 हो गया खत्म। अब आ गए हम लोग जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट पे जो आईईएसबीए ने दिए। ठीक है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स अलग है अदर देन आईएसए 220। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बात जो करी गई है वो दो जगह करी गई है। एक करी गई है आपकी आईएसए 220 के अंदर,
फिर आपके ISQM के अंदर, दोनों की ही अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अब ISQM, हालांकि इन्होंने बहुत डिटेल में जाके ये चीज नहीं पढ़ाई है, बट ठीक है। ISQM क्या है, कह रहा है, ISQM बात कर रहा है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू की। जब हम अपना काम खत्म कर लेते हैं तो हमने काम कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है, तो जो हमने ऑडिट परफॉर्म करी है ना बेटा, इस पूरी ऑडिट की रिव्यू हमको किससे करानी है, यहाँ पे एक थर्ड पर्सन से करानी है, जिसको हम लोग एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर बोलेंगे। एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, तो वो रिव्यू करेगा, ये ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन होगा किस चीज का, कि भाई जो भी आपने ऑडिट करी थी ना, उस ऑडिट में आपने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट आपकी टीम में लिए, जिन कंक्लूजन्स पे वो पहुंचे, ठीक है, reached thereon performed by the engagement quality reviewer and completed on or before the date of engagement report। तो ये एक रिव्यू होता है बाय अ थर्ड पर्सन, बाय अ रिव्यूअर, जो एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करता है किसके काम का, जो काम टीम मेंबर्स ने किया है, क्या काम, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट उन्होंने लिए, जिन कंक्लूजन पे पहुंचे, उन चीज का रिव्यू ये करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बताएगा कि हाँ भाई, जो एंगेजमेंट परफॉर्म करी गई है, जो ऑडिट परफॉर्म करी गई है, वो क्या क्वालिटी की परफॉर्म करी गई, क्या उसमें कोई कमी छोड़ी गई है, नहीं छोड़ी गई। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ये एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, आप जिस ऑडिट फर्म ने ऑडिट करी है उसी में कोई पार्टनर हो सकता है, मतलब अदर देन एंगेजमेंट पार्टनर ना, एंगेजमेंट पार्टनर ने तो काम करवाया है, तो उसके अलावा दूसरा कोई पार्टनर हो सकता है, या दूसरा कोई इंडिविजुअल हो सकता है फर्म के अंदर, या फिर ऑडिट फर्म के बाहर का कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो ये रिव्यू करेगा। लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर हाई रिस्क क्लाइंट शुड बी सब्जेक्ट टू एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज। अब देखो, हर इतना छोटी कंपनीज के लिए जरूरत नहीं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड हैं या हाई रिस्क क्लाइंट हैं, उनके यहाँ पर एंगेजमेंट रिव्यू कराना जरूरी होता है। हाई रिस्क क्लाइंट इंक्लूड दोस्त जिनके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना भाई, ऐसी कंपनियां जिनके अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहां उन क्लाइंट्स को हम लोग हाई रिस्क क्लाइंट बोलते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस। अब एंगेजमेंट वेयर एन EQR इज रिक्वायर्ड, द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, अब ये जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की ही है, जहां पे EQR की जरूरत है, ठीक है, वहां एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो ये डिटरमाइन करे कि EQR का अपॉइंटमेंट किया गया है, उसके साथ कॉपरेट करे। दूसरे टीम मेंबर्स को भी पता है भैया ये तुम्हारा काम रिव्यू करने वाला है, इसको कॉपरेट करना है ना, मुझे नहीं पसंद कि मेरा कोई काम चेक करे। ऑडिटर खुद वही कर रहा था, अब ऑडिटर का काम कोई चेक करेगा तो बुरा तो लगेगा ही, सही लगेगा ना, ऑफ कोर्स सी बात है, काम में कमी निकालेगा अगर दूसरा पर्सन आएगा तो। यस। ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि भैया आप खुद भी कॉपरेट उसको करो, और अपनी टीम मेंबर्स को भी ये जिम्मेदारी बताओ कि हमें एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर को कॉपरेट करना है। उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स और सिग्निफिकेंट जो जजमेंट्स लिए गए हैं उनको डिस्कस करें, क्योंकि वो बेसिकली वही देखने आए हैं, है ना, कि आपने क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे, क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए थे आपने, ठीक है। और जब तक EQR का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज नहीं करे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर के साथ ये है, एक बहुत छोटी सी इसकी एलिजिबिलिटी बताइए। ये एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं हो सकता है ना, तो हमने जिस टीम से ऑडिट कराई है उस टीम का मेंबर नहीं होगा, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं होगा, बाकी फर्म में कोई दूसरा पर्सन हो सकता है। कंपिटेंसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए, जो परफॉर्म करे, मस्ट कंप्लाई, वो उसको भी रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। अब नेक्स्ट आ गया क्वालिटी के लिए ही, ठीक है, क्वालिटी के लिए ही ये जरूरी है मॉनिटरिंग और रेमिडिएशन। मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन एक प्रोसेस होती है, क्या होता है कि आपने एक सिस्टम बनाया, इस चीज को समझ, मैं वैसे तो एक सिर्फ ऑडिट से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी जगह पर ये प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होता है, इट इज जस्ट अ जनरल प्रिंसिपल। पर ऑडिट के रिलेवेंस में बात करते हैं, हमने एक सिस्टम बनाया था, इस सिस्टम को क्या करना था, इस सिस्टम का काम था क्वालिटी मैनेज करने का। ये सिस्टम ये मेक श्योर करता है, ये रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि भाई आपने जो भी काम किया वो एक क्वालिटी के साथ काम किया है।
ठीक है, लेकिन एक टाइम के साथ ये सिस्टम आउटडेटेड भी होगा, पुराना पड़ जाएगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि अ, ये नेचुरल लॉ है, ये नेचुरल फिनोमिना है। आप एक स्कैम करने के तरीके को रोकने के लिए सिस्टम लाएंगे, और स्कैमर आपसे एक स्टेप बढ़ करके नया तरीका ढूंढेगा कि कैसे वो स्कैम कर सके, है ना। ये होगा, यस और नो। yes sir, तो आपका सिस्टम आउटडेटेड हो गया, और अभी आप वो सिस्टम आप इस बात से सेटिस्फाई हैं कि हाँ चलो मैंने एक सिस्टम बना दिया है और वो अपना काम कर रहा है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि इससे काम नहीं चलेगा। एक सिस्टम आपने बना दिया है, वो एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, लोगों को उसके लूपहोल्स पता लग जाएंगे। तो होना क्या चाहिए, एक सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम का काम है मॉनिटरिंग करना एंड रेमिडेशन, रेमिडी प्रोवाइड करना। किसको मॉनिटर करना, वो सिस्टम जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आपने बनाया है। तो एक सिस्टम तो काम कर रहा है क्वालिटी के देखने के लिए कि भाई हम क्वालिटी से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और एक दूसरा सिस्टम बनाया जो ये देख रहा है कि वो जो हमने पुराना सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम अपना काम आज भी अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो एक दूसरा सिस्टम होगा जो मॉनिटर करेगा, ठीक है, रिलेवेंट रिलायबल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी सच दैट डेफिशिएंसीज आर रेमिडिएटेड ऑन अ टाइमली बेसिस। तो जो सिस्टम आपने क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया है, दूसरा सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा है, उसके डिजाइन को मॉनिटर कर रहा है, उस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर रहा है, उसके ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और ये सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि ये टाइमली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई इस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है ना। क्या रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह गई है। और ये सिस्टम टाइमली इंफॉर्म करने के साथ साथ इस डेफिशिएंसी को रेमेडिएट करने का भी रास्ता बता रहा है, ताकि उसमें सुधार हो जाए और हमारा सिस्टम कभी भी आउटडेटेड नहीं हो। आ गया भाई समझ में, यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। yes sir, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस द फर्म मस्ट एस्टैब्लिश क्वालिटी। अब ये जरूरी है कि आप क्वालिटी क्वालिटी की बात कर रहे हो, बट आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, क्वालिटी के, वो आपको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। आपको क्वालिटी को लेकर के रिस्क क्या है, ऐसे रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उनका सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, और आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ताकि आपके क्वालिटी को लेकर के जो भी रिस्क है उनको टाइमली हम लोग क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। yes sir, ठीक है, और वैसे तो मैंने पूरी बात बता दी है, इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। द फर्म मस्ट मॉनिटर द सिस्टम एज अ होल बाय इंस्पेक्टिंग कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे आप कर सकते हो कि भाई आपने जैसे कोई अगर कोई ऑडिट करी है अभी रिसेंटली ना, उस ऑडिट को वापस से आप क्या कीजिए, उसका इंस्पेक्शन कीजिए। क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ कमियां रह गई होंगी आपकी तरफ से, तो ऑफकोर्स सी बात है, आपके इस सिस्टम ने काम नहीं किया होगा। भाई हमने अगर ऑडिट करी और उस ऑडिट में हमने अगर कोई क्वालिटी को लेकर के कोई भी डेफिशिएंसी छोड़ दी है, तो उसका रीजन क्या है कि भाई ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं किया होगा, तभी हुआ होगा। हाँ या ना, यस और नो। yes sir, तो इसीलिए आपको आपकी फर्म को, आपने अगर कोई रिसेंटली ऑडिट कंप्लीट करी है तो उसको मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या डेफिशिएंसीज रह गई है, उन डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके इवेल्युएट करिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, रूट को समझिए, ठीक है। और उसको टाइमली उसको क्या कीजिए, रेमिडिएट करिए। रेमिडियल एक्शंस में इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग, है ना। अब रेमिडियल एक्शंस में क्या क्या हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें हमारे को भी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो उस एक्सपर्ट को लेकर के आओ, ठीक है। हमें लग रहा है कि भाई हमने जो यहाँ पर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, जो भी नेचर हमारे प्रोसीजर्स का था, या जिस समय हमने उनको परफॉर्म करना था, या जिस एक्सटेंट में हमको करना था, या डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू के अंदर अगर कोई हमसे कमी रह गई है, तो उनको हमको एनहांस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी कोई ऐसी है कि जो क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती, तो फिर हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। yes sir,
ठीक है, एनुअल इवेल्युएशन करना जरूरी है, साल में कभी एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बनाए हुए सिस्टम्स का, जो आपने क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया उनका एनुअल इवेल्युएशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, मेजर मेजर अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ गया है। देखो अब ये जरूरी है कि भाई जो भी ऑडिट आप करोगे उसकी डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे, जरूरी है भाई, जो भी हम हमारे क्लाइंट की ऑडिट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे सारे। ये सुनो, यस सर। ठीक है। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तीन स्टार्टिंग होती है। अब उसका कंटेंट क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, एक तो आपका पर्पस, फिर कंटेंट, और उसका कस्टडी एंड रिटेंशन। तो आपकी जो पर्पस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ये है कि भाई क्यों करना जरूरी है ये सब। ISA 230 हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। पहले तो ये कह रहा है कि पहले ये समझो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ऑडिटर के एविडेंस की तरह काम करता है कि भाई आपने रिपोर्ट बनाई है ये ऑडिट की, तो आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए कैसे बनाई भाई, तो वो एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इस बात का एविडेंस भी प्रोवाइड करता है कि आपने जो ऑडिट है वो प्लान एंड परफॉर्म किया इन अकॉर्डेंस विद ISA एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो कल को कोई आरोप आपके ऊपर लगेगा तो आपके पास क्या है दिखाने के लिए, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। इसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दूसरे पर्पस भी फुलफिल करता है। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग में मदद करता है, परफॉर्मेंस में मदद करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होंगे हमारे पास तो हमारी प्लानिंग होगी, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर्स की तय करने में, उनका सुपरविजन करने में, इनेबल्स द एंगेजमेंट टू बी अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करने में। कल को कोई काम नहीं हुआ तो कैसे याद रहेगा किसको क्या काम दिया था, अकाउंटेबिलिटी भी तो डिटरमिनेशन करनी है ना, मैटर ऑफ रिक्वायर्ड। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो, अब एक क्लाइंट का आपने काम किया, आज पहली बार किया, तो बहुत सारी चीजें आपने डॉक्यूमेंट कर ली, अब हर साल वो सब चीजें वापस करने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर के ऑडिट के डॉक्यूमेंट उठाएंगे और उनमें से एक परमानेंट वाली जो चीज है वो हमको पता चल जाएगी। हर साल चीज में थोड़ा बदल जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल बदल जाते हैं क्या, सोचो? नो सर। नहीं बदलते। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो परमानेंट नेचर की होती है, एक बार डॉक्यूमेंट कर दिया, उसकी रिलेवेंस, उसकी सिग्निफिकेंस फ्यूचर ऑडिट्स में है। ठीक है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज अंडर द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू बी परफॉर्म। ठीक है, मॉनिटरिंग एक्टिविटी के भी काम आएगा जब हमको बाद में मॉनिटर करना होगा कि हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम कैसा काम कर रहा था, तो वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया, कल को EQR आया वो इंस्पेक्ट करेगा चीजें, तो फिर कहां से क्या दिखाओगे, ये सारे चीजें होती है। अब हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, सफिशिएंटली, इसको हम लोग एक लिस्ट बना करके नहीं दे सकते कि भाई, हम एक मिनिमम लिस्ट बना सकते हैं, बाकी आपको जो भी जरूरी लगता है आप करो। ठीक है, सफिशिएंट होने चाहिए ताकि कोई भी कल को एक एक्सपीरियंस ऑडिटर देखे तो वो समझ पाए कि हमने ऑडिट कैसे करी है, ये सिंपल सी बात है ना भाई? हाँ या ना? तो यस सर। आपके ऑडिट डॉक्यूमेंट से क्या क्या समझ में आना चाहिए, आपने क्या तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, किस नेचर के परफॉर्म किए थे, टाइमिंग क्या थी, और किस एक्सटेंट में जाकर के आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए। ठीक है, उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का रिजल्ट क्या रहा और आपको एविडेंस क्या मिला, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए। ठीक है, एंड क्या कंक्लूजन्स आप उनके ऊपर पहुंचे हैं, क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए। ठीक है, ये मैटर्स आपके डॉक्यूमेंट आपको करनी है। डॉक्यूमेंटेशन किसके पास होगी कब, अच्छा अभी किसी क्लाइंट का हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, तो आपको ये कब तक is retained on which should be completed in a timely fashion after the date of auditor report, normally not date, and retained for a period required by national regulatory authorities। ठीक है, तो अब मैंने किसी क्लाइंट की अगर ऑडिट कर ली तो उसके डॉक्यूमेंट की फाइल मेरे पास पड़ी है, जो भी डॉक्यूमेंट, अब वो कितने टाइम तक एज ऑडिटर आपके पास रहनी चाहिए, तो 5 साल इन्होंने बताया कि जनरली 5 साल तक आपको वो रिटेन करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई क्या होता है कि हर देश में अलग अलग कानून हो सकता है, तो उसके हिसाब से। आ गया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है, एक फॉर्मेट इन्होंने ड्राफ्ट करके दिया है, ये आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना। इट इज ओनली अ सैंपल, तो ये आपको होमवर्क की तरह है कि घर पे एक बार इसको रिव्यू करना है कि इन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, यस सर। अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, प्लानिंग का डॉक्यूमेंट होगा,
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ये सब डॉक्यूमेंट होगी, ऑडिट का प्लान डॉक्यूमेंट होगा, ऑडिट के प्रोग्राम होंगे, सिग्निफिकेंट मैटर की समरी होगी, मैनेजमेंट से लिए गए रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होंगे, कोई चेकलिस्ट, कोई भी क्लाइंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस और क्लाइंट ने जो भी रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं उसकी कॉपी होगी। ठीक है, अब आपकी एक फाइल है परमानेंट ऑडिट फाइल। मैंने जैसे बताया ना कि भाई सारे डॉक्यूमेंट, हर साल चीजें, सब चीजें चेंज नहीं होती हैं, तो कुछ तो जो है वो एक अगले साल भी और उसके नेक्स्ट मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपके लिए काम आने वाली है ना, फ्यूचर में आपके काम आने वाली। तो उसको हम लोग परमानेंट ऑडिट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको हम यहाँ पे? परमानेंट ऑडिट फाइल। वो परमानेंट ऑडिट फाइल है आपकी, है ना। और हर साल की जो फिर वो बनेगी वो अलग बनेगी। तो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या क्या आ जाता है? मैनेजमेंट का नाम आ जाता है, वो लोग जो कि TCWG हैं, शेयर होल्डर्स हो गए। आपने एक बार सिस्टम्स को समझ लिया उनके, हर साल थोड़ा ना वो अपना सिस्टम चेंज कर देंगे, तो उन सिस्टम्स को आपने जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है वो पूरी आ जाएगी। इंडस्ट्री का बैकग्राउंड आ जाएगा, क्लाइंट का बिजनेस हो जाएगा। टाइटल डीड्स, जैसे कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, उनके टाइटल डीड्स आपने एक बार ले लिया। हर साल थोड़ा ना वो अपने वो चेंज करते रहेंगे। ऑफिस कहीं बना हुआ है तो बना हुआ है, कंपनी का सालों साल ऑफिस रहता है। ठीक है, डायरेक्टर्स के सर्विस एग्रीमेंट्स हो गए, वो भी एक बार बनते हैं, 5 5 7 7 साल में, 10 10 साल में चेंज होते हैं वो फिर। और कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट जिनकी फ्यूचर रिलेवेंसी है, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें आती है। और फिर आपकी हर साल की जो फाइल बनती है वो करंट ऑडिट फाइल बनती है। फिर उसमें प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंप्लीशन, 3 सेक्शंस होने चाहिए पे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ठीक है, अब प्लानिंग वाला जो सेक्शन होता है उसमें क्या क्या आता है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इंक्लूडिंग रीसेंट परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर से इस साल क्या चेंज आया है, उनकी की अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट लॉज एंड रेगुलेशन अफेक्टिंग दी कंपनी, कंपनी का ट्रायल बैलेंस, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, की ऑडिट रिस्क, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, मटीरियलिटी स्टेटमेंट, टाइम टेबल ऑफ प्रोसीजर, डेडलाइन, स्टाफिंग ऑन बजट, लोकेशंस टू बी विजिटेड। ये तो हो गई प्लानिंग। परफॉर्मेंस में ये सब चीजें आ जाती है, मतलब ये एक लिस्ट है, मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप देख लेना, मैं समझाने वाली बात नहीं है। पर ये सब लिस्ट के अंदर आपकी आती है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया हाँ या ना? यस सर। ऑडिटर को सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। वर्क इनको इनको वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलते हैं अपन? मतलब जो अपनी रूटीन वर्किंग। में ना वर्किंग पेपर बोलते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंट, अगर ये दूसरों के पास चली गई तो आपके क्लाइंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल जाएगी ना, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, संभाल के रखनी पड़ेगी, है ना, ये पेपर्स। एक सेकेंड, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, बस ज्यादा तो उसमें कुछ बचा भी नहीं है। मस्ट बी कैप्ट सिक्योर बाय इट्स नेचर, ऑडिट एविडेंस विल कंप्राइज कॉन्फिडेंशियल। तो ये बात मैंने बता दी कि भी ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ऑडिट एक्सपेंसिव होती है। अगर आपसे ये खो गई तो एविडेंस इसके अंदर जो होते हैं उनको रिक्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको हो सकता है काम, सब चीजें वापस करनी पड़े, इसलिए इस चीज को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आप ये, अब अगर आप एज अ ऑडिटर, अब सब तो काम बेटा लैपटॉप के ऊपर होता है, तो अगर आप लैपटॉप यूज करते हो ये सब डेटा मेंटेन करने के लिए, तो आपको अपने लैपटॉप का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आप अपने लैपटॉप का भी ध्यान रखो कि कहीं वो चोरी वोरी नहीं हो जाए। पासवर्ड उसको प्रोटेक्ट करके लगो। इट इज मोर डिफिकल्ट टू बी सर्टेन हु क्रिएटेड और माइंडेड कंप्यूटर बेस्ड फाइल्स एंड मेन्यूज, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर एंड डेट्स हैव देयर यूजेस, एंड दिस मेक्स इट हार्डर टू डिटेक्ट वेदर द फाइल्स हैव बीन टेम्पर्ड विद। क्योंकि अब इन्होंने बताया कि क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल रखते हो ना, तो अगर कल को उसके अंदर कोई चेंज कर दिया, ठीक है, तो डिटेक्ट करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोगों को नहीं पता चलता ये सब, है ना। यस और नो? यस आपने सर। एक वर्ड की फाइल चेंज बनाई, उसमें किसी ने कल को आपका लैपटॉप एक्सेस कर लिया और यहाँ पर उसमें से चेंजेस कर लिए, तो फिर आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, और जो आपने मेहनत करी थी वो सब खराब हो जाएगी। होगा नहीं होगा, यहाँ है ना? यस सर। अल्टीमेटली बस इतनी बात बताइए कि भाई अपना लैपटॉप अपने पास रखो, खाना भी खा रहे हो तो भी ना ध्यान रखो कि भाई मेरा लैपटॉप मेरे पास है। ठीक है, गाड़ी में भी मत छोड़ो, कल को चोरी हो जाए। ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड लगा के रखो, बैकअप क्रिएट करके रखो, ये नॉर्मल नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, ये सब चीजें होती है जैसे हमारे, तो वर्किंग पेपर्स का ध्यान रखो।
ये वाक्य और कुछ नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ है ना? Yes, sir. चैप्टर हो गया है खत्म, कल पढ़ेंगे क्वेश्चंस इसके। अब चैप्टर पढ़ के आना, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. क्लास खत्म कर दें, बाय, गुड नाइट। Bye.